नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सो इट इज़ सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत दहशत रहती है इसकी कि सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी। ओके, सो देखिए, आपको मैं अपना खुद का फ्रैंक ओपिनियन अगर बताना चाहूँगा। सो ओनली टू क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो सीबीआई और एक सीआईडी ठीक है। सीआईडी तो मतलब इतना फेमस है कि मेरे घर पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीआईडी के रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट। और उसमें मतलब मोस्टली आपको फर्स्ट लुक में पता चल जाता है कि कौन इसके अंदर एक्चुअल में होगा। सो यही दो इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त न्यूज़ में चल रहा है। या तो आप क्या बोलते हैं सीरियल सीरियल बोला, न्यूज़ चैनल लगाएंगे तो सीबीआई दिख जाएगा। और अगर क्या बोलते हैं आप सीरियल्स देखेंगे तो फिर भाई सीआईडी दिखेगा। ओके, सो सीबीआई की बात करते हैं विदाउट फर्दर जोक वगैरह करे बगैर। सीबीआई को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया था 1963 के अंदर। ओके, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब कोई भी जैसे सरकार का जो रेजोल्यूशन, सरकार कोई भी एक सिंपल अपना खुद का रेजोल्यूशन पास करती है, मतलब आज से ऐसा ऐसा करके एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं, तो बस उसमें बन गया, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके अंदर कोई भी मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं अलग से कुछ पार्लियामेंट में पास कराना है या उसको कुछ सिंपल वोटिंग, मेजॉरिटी वोटिंग, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल उनको लगा कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, सो जस्ट अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ऐसा बन जाएगा तो बन गया। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको बनाया गया था। और इसको ट्रांसफर कर दिया गया बाद में। पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर था, अब उसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे आता है। तो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये वहाँ का एक अटैच ऑफिस की तरह काम करता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए पीएमओ के ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है ये अटैच ऑफिस की तरह। ओके, सो दैट इज वाई जो केसेस वगैरह नहीं रहता न्यूज़ में आता रहता कि हाँ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रही है, सीबीआई को भेज भेज के वो सब कर रही है। ठीक है, सो ये इसी वजह से रहता है। ओके, सो इट वॉज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमिटी। ठीक है, संथानम कमिटी बनाई गई थी, उसके तहत रिकमेंडेशन के थ्रू ये आया था। 1964 के अंदर रिकमेंडेशन आई थी। सो इनफैक्ट इससे आपका एक और बॉडी बनता है सीवीसी। इसके बाद हम लोग सीवीसी देखने वाले हैं। ठीक है, कल आप लोग का जो सीवीसी मतलब जो आएगा वीडियो सीवीसी के ऊपर होगा। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो। इनफैक्ट सीवीसी के नीचे सीबीआई काम करता है। ठीक है, करप्शन के जो मोस्टली जो चार्जेस होते हैं, एक्चुअली इसको बनाया कैसे गया था वो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देता हूँ। सो संतानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो था सीवीसी के लिए कि सीवीसी जैसी एक बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमीशन वो विजिलेंस करेगी। किससे विजिलेंस किसका होता है? आपका करप्शन के केसेस का होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो आपके जो करप्शन के केसेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर विजिलेंस रखने का काम करने के लिए बनाया गया था सीवीसी को। ठीक है, बट सीबीसी को इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं दिया गया। ओके, सीबीसी के पास कंप्लेंट्स आ सकती हैं, वो कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकता है, कंप्लेंट्स के ऊपर मुकदमा स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सीबीआई करेगी। ठीक है, तो सीबीआई को इसलिए बनाया गया था कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, जो सीबीसी आपको बोलेगा वो आप करोगे। ठीक है, तो इनिशियली सीबीआई के पास करप्शन के ही मोस्टली काम थे, कि सीबीआई जो काम देखता था वो करप्शन के काम देखता था अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीसी। ठीक है, होप का समझ में आ रहा। सीबीसी इज द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी क्या कर रही है? केसेस को सुन रही है, उसके पास लोग कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, उसके पास लोग अपने अपने शिकायतें लेके आ रहे हैं, और सीबीसी अपना काम करवा रही है। इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो करवा रही है, किससे? सीबीआई से करवा रही है। होगा तो आप लोग समझ आ रहा है, इतना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, इतना टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, तो सीबीआई अल्टीमेटली करप्शन के केसेस वगैरह देखती थी, बट धीरे धीरे उसके पावर्स में इजाफा हो गया। ओके, सो सीबीआई जो है वो आपका प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया, ये तो आप लोग जानेंगे। बाद में धीरे धीरे करके इवॉल्व होते 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 ये इतना पावरफुल हो चुका है कि आज ये सारे केसेस लगभग देखता है। ओके, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको जो भी पावर्स मिलते हैं वो डीएसपीई एक्ट है आपका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, उसके तहत इसको पावर्स वगैरह मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल था प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, जो मैंने आप लोग शुरू शुरू में बताया कि इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए ही बनाया गया था, कि भाई इसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स है उनके अंदर करप्शन की भावना खत्म हो जानी चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, और हमारी तरफ से जो ऑनेस्टी वाला जो फीलिंग होना चाहिए सरकार की तरफ, लोगों के लगे कि हाँ भाई सरकार ऑनेस्ट है, चोर नहीं है, क्या बोलते हैं, करप्शन के केसेस वगैरह नहीं कर रही है। सो इन दैट केस आपका क्या बोलते हैं, इसको लाया गया था। ओके, so it provides assistance to the central
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। लोकपाल अभी आया, ठीक है, तो लोकपाल की वजह से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस वगैरह हुए हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, इट फंक्शंस अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है, ठीक है, ये सब चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? सो आप ऐसे समझ सकते हो, मल्टीडिसिप्लिन एक सिंगल यूनिट डिसिप्लिनरी वो होता है जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे ईडी की बात करते हैं, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल इसलिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखता है, लेकिन ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ साथ आपके टेररिज्म के केसेस देता है, कन्वेंशनल क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उसके केस, स्मगलिंग, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज। हालांकि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में से इसका जो काम था वो बहुत सारा काम निकाल के एनआईए को दे दिया गया है। तो अब ये टेररिज्म के एक्टिविटीज बहुत नाम भर का देखता है, बहुत ही मतलब इनिशियल कुछ देखेगा, उसके बाद ये सीधा सीधा फाइल चली जाएगी एनआईए के पास, एनआईए उसको देखती है, ठीक है। सो राइट नाउ ये बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी काम करता है। और साथ ही साथ दूसरा एक और रीजन ये है कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी इस वजह से भी है कि जितने भी ये केसेस वगैरह देखता है उस केसेस से रिलेटेड वहाँ के लोगों को ये, मतलब जैसे कि अगर कोई केस है आपका कस्टम्स से रिलेटेड, ओके, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो ये क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भारत का है उससे लोगों को हायर कर लेगा कि आप आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आप काम करेंगे, अपनी सुविधाएं देंगे, उसके बाद फिर आप वापस चले जाइए, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज मल्टी डिसिप्लिनरी। आपको तो समझ में आ रहा है? ओके, सो इसका नॉर्मली मेन जो काम होता है वो एंटी करप्शन फील्ड से होता है, लेकिन आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि एंटी करप्शन के केसेस वगैरह तो कर ही जाए, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर अदर केसेस भी हैं जो कि ये देखता आता है, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर अधीन ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये काम करता है, ठीक है। जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के पास कोई भी केसेस वगैरह आते हैं तो वो सीबीआई से ही काम कराता है, सीबीआई से ही बोलता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो आप ही करने वाले हो, और उसका सुपरिंटेंडेंस कौन करेगा, सीवीसी करेगा, ठीक है, मतलब एक्चुअली सीवीसी ऊपर बैठा रहेगा और वो सीबीआई से काम कराएगा। ओके, नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज ए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल आप लोग को मैंने डीएनएस में कई बार बताया कि व्हाट इज इंटरपोल। इट इज काइंड ऑफ अ, आप ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस का एनजीओ है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एनजीओ नहीं, इंटरनेशनल एनजीओ टाइप बोल सकते हैं कि ये जो इंटरनॉल लिख दिया है, इंटरपोल है, ठीक है, इंटरपोल। सो इट इज इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। ये क्या है, आपके वर्ल्ड में जितने भी आपके लगभग 200 से 200 आपके कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर्स है राइट नाउ, मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ, तो सो 200 अगर कुछ कम है तो आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, मुझे याद नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ के किसी एक पुलिस बॉडी को, कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी को इसका मेंबर बना देते हैं, ठीक है, कि आप इंटरपोल के मेंबर बन जाओ। इंटरपोल के वो मेंबर बनते हैं, जैसे इंडिया की तरफ से सीबीआई, ठीक है। सो क्या होगा, इंटरपोल का जब भी कोई केसेस वगैरह यहाँ पे आता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सीबीआई करेगा, ठीक है। आपके यहाँ पे ईडी है, आपके एनआईए है, वो सब नहीं करेंगे, सीबीआई ही सिर्फ और सिर्फ उस सारे के सारे केसेस देगा जो इंटरपोल के द्वारा सौंपे जाता है। और एक चीज़ आप लोग को बताया था यहीं पे, इंटरपोल आप लोग को, बहुत लोगों को ऐसा मूवीज वगैरह में देख के ऐसा लगता है कि इंटरपोल के अंदर क्या इंटरपोल के थ्रू इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाती है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करता है इंटरपोल। इंटरपोल सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। सॉरी, सपोज करो कि एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, एक सी कंट्री है, ओके। कोई एक क्रिमिनल ए कंट्री में बहुत सारा क्राइम वगैरह करके वो यहाँ पे से फरार हो गया, ठीक है, वो जाके बी में शरण ले लेता है, ठीक है, बी में शरण ले लेता है, और या तो सी में जाके शरण ले लेता है, जाके वहां पे छुपा है, ठीक है। सो अब ए का जो पुलिस है, अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, वो बी में जाके चेकिंग नहीं कर सकती, क्योंकि भाई भाई उनका सॉवरेन पावर का इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। पता चला यहाँ के पुलिस वहाँ पे गए, उनको जेल में पकड़ के उन लोगों ने बंद करके रख दिया कि हाँ कहीं के भी हो गए पुलिस वाले, हमारे यहाँ पे तो गलत काम कर रहे हो, हम लोग इसको पकड़ के रख लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या क्या करा गया है, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, क्या, इंटरपोल। इंटरपोल बना दिया गया। इसका इंटरपोल क्या काम करता है कि भाई ए इंटरपोल से बोलेगा कि इंटरपोल मेरी मदद कीजिए, ऐसा ऐसा क्रिमिनल है, ए बी सी करके क्रिमिनल है, उसके डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो बी में जाके छुपा हुआ है, ठीक है।
बी में जाके छुपा हुआ है, आप उसको बी को बोलिए कि अपने यहाँ पे उसको पकड़ के रखे और फिर हम लोग उससे उसको अपने यहाँ पे मंगा लेंगे, ठीक है। सो इंटरपोल क्या करेगा, वो डेटा इसके पास से लेगा, ए के पास से डेटा लेगा और फिर वो बी को ट्रांसफर कर देगा कि बी आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसी इस तरीके का दिखता है, इस तरीके के कदकाठी, बोलने के तरीके, वो सब कुछ, कपड़े वपड़े कैसे पहनता है, वो सब बता देगा और फिर बी उसको अरेस्ट करेगा, ठीक है। अगर केसेस वगैरह उतने तगड़े होंगे तो बी उसको अरेस्ट कर लेगा और फिर जब ए और बी के बीच में अगर कोई रिपार्टेशन का एग्रीमेंट वगैरह होगा तो फिर बी से वो क्रिमिनल को ए के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इंटरपोल एक्चुअली में किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करता, किसी भी तरीके से पुलिस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, दैट इज वाई आप लोग जो क्या बोलते हैं मूवीज वगैरह में देखोगे तो अक्सर ये देखते हैं कि इंटरपोल के रेड लिस्ट में भी इसका नाम है, इंटरपोल के द्वारा दिए गए इस क्या बोलते हैं न्यूज़ से हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरपोल के जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, वो जाके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते। ओके, बहुत प्रवचन दिखाया बताया, बट आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। ओके, सो कंपोजिशन की बात करते हैं। सो बिफोर 2013 से पहले लोकपाल एक्ट के क्या बोलते हैं पास होने से पहले इसका सीबीआई का जो गठन करता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहती थी उसको बना देती थी, उसका हेड चेयरमैन वगैरह जिसको इसको जो जो बनाना था वो वैसा बना देते हैं। लेकिन लोकपाल एक्ट ने इसके अंदर अमेंडमेंट लाया, किसके अंदर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया कि अब इसके बाद एक स्ट्रैटेजी बना दी गई, एक सिस्टम बना दिया, इसी के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट वगैरह होने वाला है। सो कैसे अपॉइंटमेंट होने वाला है, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई कैसे अपॉइंट होने हैं, 3 मेंबर कमेटी से। 3 मेंबर कमेटी कौन कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा और आपके एक चीफ जस्टिस या फिर कोई एक जज आपके क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने तरफ से भेजते हैं। आइडियली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जाने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है, वो नहीं काम में बिजी है, तो वो आपके क्या बोलते हैं किसी और जज को बोल सकते हैं कि आप कर दो, ठीक है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मिलके बैठेंगे और इन लोग के बेसिस पे एक रिकमेंडेशन आएगी, उसको डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई बनाया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्टर की बात की जा रही है, आगे मैं बताऊंगा मेंबर्स के लिए अलग क्राइटेरिया, ठीक है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया बना के रख दिया गया। ओके, सो नेक्स्ट, इसके अलावा क्या बोलते हैं आपके सीबीआई के अंदर एक अलग विंग बनाने की बात की गई, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का एक डायरेक्टरेट बनाने की बात की गई, ठीक है। इसके अंदर कोई जॉइंट सेक्रेटरी से ज़्यादा के लेवल का जो व्यक्ति हो या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एटलीस्ट व्यक्ति होना चाहिए, वो इसके अंदर क्या बोलते हैं एज ए बैठता है डायरेक्टर के पद पर, ठीक है। इसका जो पद का नाम है उसका नाम है डायरेक्टर, ठीक है। सो प्रोसिक्यूशन का काम करता है कि भाई इसका अपन ये मतलब एक तरीके से इसके ऊपर आपका वो सीबीआई का जो डायरेक्टर मतलब आपका जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट जो किया गया है, आपके जो 3 मेंबर, ये जो 3 मेंबर के बॉडी के थ्रू ये जो मेंबर ये जो डायरेक्टर बनाया जा रहा है वो इसके ऊपर रहेगा, आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा और ये आपका जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक व्यक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट, इसका अपॉइंटमेंट आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, और इसका जो पीरियड होगा वो 2 साल का एटलीस्ट होना, 2 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक और पावर है कि वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, मतलब आपके जो मतलब डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर दिया, लेकिन नीचे भी तो कुछ लोग रहने चाहिए काम करने के लिए। सो एसपी या उसके मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके रैंक के आसपास के अभाव या उसके ऊपर के अभाव के व्यक्तियों को अगर उसको उस कमेटी के अंदर डालना है, उसको अगर कमेटी बोला उसको सीबीआई के अंदर डालना है, तो कुछ मेंबर्स की कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। कौन कौन से मेंबर्स होंगे इसके अंदर, सीवीसी के चेयरपर्सन होंगे, सीवीसी के चेयरपर्सन होंगे, फिर विजिलेंस कमिश्नर होंगे इसके अंदर, ठीक है। अदर विजिलेंस कमिश्नर जो आपके सीवीसी के साथ जो अदर विजिलेंस कमिश्नर्स है वो सब इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके अंदर बैठेंगे। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल, ये 4 लोग मतलब 4 मेंबर्स आप लोग बैठेंगे यहाँ पे। जो कमिश्नर्स मेंशन किया गया तो एक से ज़्यादा कमिश्नर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के जितने मेंबर्स होंगे ये सारे के सारे मेंबर्स बैठेंगे और ये रेकमेंड करेंगे कि हाँ भाई इनको भी ऐड कर दो, इनको भी ऐड कर दो, इनको भी ऐड कर दो, उतने उतने लोगों को एज ए मेंबर ऑफ द सीबीआई ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट,
फंक्शंस की बात करें तो मैंने फर्स्ट बता दिया था कि करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, इनके, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, इनके सब के केसेस वगैरह ये देखता है। ओके, नेक्स्ट, किसी भी तरह के फिजिकल और इकोनॉमिक लॉस का अगर इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है, किसी तरीके से गलत काम किया जाता है, मतलब इकोनॉमिक लॉ कोई है, ठीक है, आपने उसको फॉलो नहीं किया, जैसे टैक्स इवेजन वगैरह जैसे केसेस है, तो वो सब के जो केसेस वगैरह होंगे वो आपका ये देख सकता है। हालांकि उसके ऊपर अल्टीमेट सुपरविजन आपका ईडी का होता है, लेकिन ईडी का जो मतलब मोस्ट ऑफ द वर्किंग है वो आपका टैक्स इवेजन से नहीं है, उसका स्मगलिंग, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह में लगने वाला जो फॉरेक्स रिजर्व है, पैसा वैसा का, उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके अदर टैक्स इवेजन, इनकम टैक्स छुपाना, ये सब जो काम होता है, ये सब के कामों में आपका सीबीआई, आप लोग देखते होंगे कि भाई पता चलता है कि हाँ इतने टैक्स छुपा के बैठे थे, उनके यहाँ पे सीबीआई का रेड पड़ गया, सीबीआई ने रेड कर दिया। ओके, नेक्स्ट, अदर सीरियस क्राइम्स जो कि नेशनल या इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस के हो, उनके भी केसेस देखने का काम करता है आपका सीबीआई। मतलब आपका कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंटरनेशनल कोई ग्रुप है जो कि स्मगलिंग का काम कर रहा है, ट्रैफिकिंग का काम कर रहा है, तो वो सब के सीरियस क्राइम्स वगैरह है, उन सबको देखने का भी काम ये करता है। ओके, नेक्स्ट, एंटी करप्शन एजेंसीज जो होती हैं, मतलब कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसी, जितने भी आपके भारत के अंदर जितने भी एंटी करप्शन एजेंसीज वगैरह हैं, या फिर स्टेट की जो पुलिस डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, मतलब मोस्टली आपके करप्शन या इस सबसे रिलेटेड की काम की बात की जाए। ओके, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे निर्भया कांड हुआ था, ठीक है, और फिर आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपके कठुआ रेप केस था, ठीक है। सो इन सब के अंदर क्या होता है, सीबीआई को मांग कर दिया, सीबीआई को बोल दिया था कि भाई आप इस केस को देखो, यहाँ की स्टेट पुलिस नहीं देखेगी, धांधली के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है कि भाई सीबीआई को दे दिया जाता है, सीबीआई उसके ऊपर एक निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। ओके, जैसे आपके यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपकी कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट के अंदर जो पुलिस है वो एक्चुअली में उस स्टेट की गवर्नमेंट के अधीन ही आती है, ठीक है। अब अगर उस गवर्नमेंट के अंदर कोई भी एम्प्लॉई है या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह है, वो करप्शन के काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है, वहाँ की पुलिस तो उनके ऊपर कोई हाथ डाल ही नहीं सकती। जैसे डालेगी तो भाई सर ऊपर से दबाव भी तो आ जाएगा। सो दैट इज वाई सीबीआई को दे दिया जाता है कि भाई सीबीआई आप इसको देखो, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। नेक्स्ट, क्राइम स्टैटिस्टिक्स बनाना और उसके रेगुलर डिसेमिनेशन का भी काम ये करता है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे इसके द्वारा आपका क्या बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के थ्रू आपका वो क्राइम का डेटा वगैरह जो होता है वो आता है, तो ये उसमें ये भी मदद करता है, क्राइम स्टैटिस्टिक्स देता है, कहाँ पे कितना क्राइम हो रहा है, कौन से क्राइम का ज़्यादा प्रेफरेंस लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें देना। ओके, नेक्स्ट, अदर जो कन्वेंशनल क्राइम्स है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा, इन सब के केसेस वगैरह भी ये देखता है। ओके, अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा लोकपाल भी इनको काम दे सकता है। लोकपाल भी बहुत सारे केस हैं लोकपाल के, लेकिन केसेस जो जनरली होते हैं वो आपके करप्शन से रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द प्रायर परमिशन, एक रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज वाई इसको मैं अलग से ले रहा हूँ। एक और प्रायर परमिशन का एक और केस है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक ये था कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का कोई व्यक्ति है या उससे अबाव का कोई व्यक्ति है, तो उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी बिठाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लॉज डाला गया था, ठीक है। सो इस क्लॉज को क्या बोलते हैं, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबाव के कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटीज के लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई करप्शन के चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उसको डील करने के लिए सीबीआई को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका परमिशन लेना पड़ता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरीके से कह दिया कि भाई ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि ये गलत तरीका है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। भाई आप इसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी या इसके अभाव के जो लोग हैं उसको कॉमन पब्लिक से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो, जो कि आपके आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट डिनाई कि भाई इसको, इसके लिए अलग से एक क्या बोलते हैं तरीका आएगा और बाकी लोगों को बस जेल में ठूसते चले जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा केसेस वगैरह कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने उसके लिए अलग से स्लाइड नहीं डाला है, बट आप लोगों को मेंशन करता हूँ। सो इसमें क्या होता है कि अगर कोई सीबीआई को कोई केस वगैरह देखना है, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर कोई केस देखना है, ठीक है, तो या तो स्टेट ने अगर दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर बाहर से कोई केस आ रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, एक स्टेट है सी, ठीक है, 3 स्टेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ए स्टेट में सीबीआई को परमिशन दे दिया गया है, इसको कंसेंट का कहा जाता है, इट इज़ प्रायर कंसेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रायर कंसेंट हम लोग ने कई बार आपको डीएनए में डिस्कस किया हुआ है। सो प्रायर कंसेंट दिया गया है ए की तरफ से, ठीक है, सीबीआई को ए की तरफ से, ए स्टेट की तरफ से प्रायर कंसेंट दे दिया गया है कि जब भी यहाँ पे कोई भी केस वगैरह आपको देखना होगा वो आप आके देख सकते हो, हम लोग को डिस्टर्ब मत करा करो। एक एक केस के लिए आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई किसी भी स्टेट के अंदर ऐसी दखल अंदाजी नहीं कर सकता कि यहाँ पे मुझे केस को इन्वेस्टिगेट करना है, मैं आपके अंदर इन्वेस्टिगेट करूंगा, आपके स्टेट में घुस के इन्वेस्टिगेट, ऐसे नहीं कर सकता सीबीआई। ओके, सीबीआई को परमिशन चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, जिसको प्रायर कंसेंट कहा जाता है। ओके, सो प्रायर कंसेंट जो सपोज कीजिए कि ए ने दे दिया गया कि हाँ आप आके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बी ने नहीं दिया है, तो इसके लिए इसको प्रायर कंसेंट यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है, कि भाई अगर ए का कोई केस है, वो उसके कुछ तार, उसका कुछ लिंक वगैरह आपके बी में भी, बी स्टेट में भी दिख रहा है, ठीक है। सो सीबीआई अगर यहाँ पे जांच करना चाहती है तो बी से परमिशन मांगेगी कि भाई बी आप मुझे परमिशन दे दो, हम आपके यहाँ पे केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ओके, इस तरीके से वो परमिशन मांगेगी। सो 2 केसेस बनते हैं इसके अंदर भी, एक तो होता है स्पेशल परमिशन और स्पेशल कंसेंट होता है, एक तो नॉर्मल कंसेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल कंसेंट में क्या होता है कि जनरल स्टेट्स क्या करते हैं, नॉर्मल कंसेंट देते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी केस हो सीबीआई के पास, जिसको उस स्टेट के अंदर अगर सीबीआई को अगर जांच वगैरह करनी है तो वो आके करे, स्टेट से बार बार परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल एज दैट। वो इस तरीके से इसमें नॉर्मल दिया था, लेकिन स्पेशल में इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको इस केस के लिए चाहिए ना, ठीक है, आपको इस केस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंसेंट दिया जा रहा है, स्पेशल कंसेंट दिया जा रहा है। इस केस से रिलेटेड जितने भी आपको काम होगा वो आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आप करना है, उससे ज़्यादा आपको कोई भी केसेस होगा आप उसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकते। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैच, चलिए।